वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात कर रहे हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की। तो जल्दी से मैं आपको पेनिनसुलर इंडिया ड्रॉ करके बताता हूँ कि देखिए हमारे पास दो साउथ में पेनिनसुलर इंडिया में दो इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है, आप सभी को मालूम है। ये वाला जो है इसे हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, और जो कि कन्याकुमारी तक है, और यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? सब हर कोई जानता है। अब इस ईस्टर्न घाट्स और इधर ये क्या है, ये वाला पोर्शन जो वाटर वाला है, ये से हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, और सेम एज इधर भी ये वाला जो पोर्शन है इसे हम बोलते हैं अरेबियन सी, है ना। तो इस अरेबियन सी और इस वेस्टर्न घाट के बीच में जो पोर्शन होता है, जो मैदान होता है, जो क्षेत्र होता है, उसे हम बोलते हैं तटीय क्षेत्र, यानी कि कोस्टल प्लेन्स। तो वैसे यहाँ पे भी बे ऑफ बंगाल और जो ईस्टर्न घाट्स के बीच का जो क्षेत्र है, इसको भी हम बोलते हैं तटीय क्षेत्र। अब क्योंकि ये ईस्ट में है इसलिए हम बोल देते हैं इसे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम यही देखने जा रहे हैं, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो प्लीज़ हर कोई इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो प्लीज़ इस वीडियो को आप जो है लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के संग इसको शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, सो इट इज़ अ प्लेन विच इज़ फॉर्म्ड बिटवीन बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट्स। ओके, यानी कि ये वो क्षेत्र है जो कि बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट्स के बीच में मैदान जो है उसे हम बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, यानी कि पूर्वी तटीय क्षेत्र। ओके, बात करें इसके एक्सटेंशन की, यानी कि इसके विस्तार की, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। सो आपने इस नाम को तो सुना होगा पहले, स्वर्ण रेखा नदी, यानी कि स्वर्ण रेखा रिवर। ओके, उड़ीसा में है ये नदी। यहाँ से लेके इसका विस्तार है जो नीचे तमिलनाडु का कन्याकुमारी है, यहाँ तक, ठीक है। इनकी जो एवरेज विड्थ है, यानी कि इनकी जो चौड़ाई है, वो वेस्टर्न घाट से ज़्यादा है। सो दे आर मोर वाइडर देन वेस्टर्न घाट्स एंड इनकी एवरेज विड्थ है 120 किलोमीटर्स। अब देखिए इस पूरे कोस्ट को हम यहाँ पे थोड़ा मोर अच्छे से यहाँ पे मतलब थोड़ा बड़ा करके बना लेते हैं। यही चीज़ मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये वाली जो चीज़ है यहाँ पे मैंने ऐसे बड़ा करके बना ली। ये ये जो यहाँ पे उड़ीसा वाला हो गया पोर्शन, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया था, जो इसका विस्तार है स्वर्ण रेखा रिवर से, तो यहाँ पे बहती है स्वर्ण रेखा रिवर, और ये हो गया आपका नीचे का कन्याकुमारी, ठीक है। इस चीज़ को आप समझना बढ़िया करके। तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो जो स्वर्ण रेखा रिवर से लेके महानदी रिवर है, यहाँ पे बहती है उड़ीसा में, ठीक है। तो इस ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का एक पोर्शन तो ये हो गया। फिर उसके बाद महानदी रिवर जो है, महानदी रिवर से लेके नीचे कृष्णा रिवर जो है, यानी कि कृष्णा रिवर और उसका जो डेल्टा है, उसकी जो सहायक नदियाँ होती हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। तो कृष्णा रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं और कृष्णा रिवर है, उसके द्वारा जो आसपास का जो क्षेत्र है तट, यानी कि जो ऐसे करके मैदान टाइप का बना देती है ना नदी अपने आसपास के क्षेत्र में, तो उसी को हम बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। अपने जब समुद्र से मिलती है नदियाँ तो अपने आप को थोड़ा और वाइडर कर लेती, तो उस पूरे क्षेत्र में आपने देखा होगा इसके सेडिमेंट्स फैल जाते हैं, है ना। रेत वेत आपको देखने छोटे छोटे कंकड़ पत्थर वगैरह, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं डेल्टाइक रीजन। तो ये जो है कृष्णा नदी का जो डेल्टा है, यहाँ तक इसका विस्तार है। महानदी रिवर का ऐसी महानदी रिवर भी है, ठीक है। तो ये भी अपना डेल्टा बनाती है, और महानदी डेल्टा के एक क्या है, महानदी डेल्टा और कृष्णा नदी के डेल्टा के बीच में एक लेक है, ठीक है। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी, और इस लेक का नाम है, बताएंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में। आपका होमवर्क
कि महानदी और कृष्णा के बीचों बीच में एक लेक पड़ती है, उस लेक का नाम क्या है। और ये लेक ऐसी है कि इसमें जो है नदी का वाटर तो आ ही रहा है, साथ में यहाँ से समुद्र की लहरें हैं और इसका पानी भी आकर इस पर मिलता है। तो समझ रहे हैं आप, यानी कि नदी का फ्रेश वाटर और समुद्र का खारा पानी, ठीक है, तो दोनों ही आके इसमें मिलते हैं। तो ऐसा कौन सा लेक है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं आपके कमेंट सेक्शन का आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। तो अभी तक आपने 2 पोर्शन देख लिए, ये वाला पूरा पोर्शन और फिर यहाँ पे यानी कि स्वर्णरेखा रिवर से महानदी रिवर के बीच का, महानदी रिवर से कृष्णा रिवर के बीच का जो एरिया है वो भी किस में आता है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में। और जो थर्ड एरिया हम डिवाइड कर देंगे पूरे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को, वो हो जाएगा कृष्णा रिवर डेल्टा के साउथ से पूरे कन्याकुमारी तक जो रीजन आता है उसको, ठीक है। अब आपने देखा होगा नीलगिरी जो है ना, ये यहाँ पे ऊपर ही जो है नीलगिरी में एक पोर्शन है जहाँ पे दोनों ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स दोनों आके मिलते हैं, ठीक है। इसके भी नीचे साउथ में जो है क्या है, कन्याकुमारी है, ठीक है। तो बहुत बार कन्फ्यूज़न हो जाती है कि भाई ईस्टर्न घाट्स तो यहाँ पे मिल जा रही है और वेस्टर्न घाट्स भी यहाँ पे मिल जा रही है, और जहाँ पे मिल रही है उस पॉइंट को हम नीलगिरी बोलते हैं, बट यहाँ पे ऐसे करके बैंड करके मिल रही है। बट थोड़ा सा इसका एक्सटेंशन वेस्टर्न घाट का भी और ईस्टर्न घाट्स का भी नीचे कन्याकुमारी वाले पोर्शन तक है। तो इस चीज़ को आपको अपने माइंड पे बिठा लेना है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की। हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, स्वर्णरेखा रिवर से लेके महानदी रिवर तक। महानदी रिवर का जो डेल्टा है वहाँ से कृष्णा रिवर का जो डेल्टा है वहाँ तक, और कृष्णा रिवर का जो डेल्टा है वहाँ से लेके ये जो कन्याकुमारी वाला पोर्शन है यहाँ तक। तो चलिए इसे देख लेते हैं डिटेल में। इस पोर्शन को जो एकदम साउथ वाले में है, जो मैंने बताया कृष्णा रिवर से लेके कन्याकुमारी तक वाला क्षेत्र, इसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। आपको 2 चीज़ तो अपने दिमाग में बिल्कुल रख लेनी है। कोरोमंडल कोस्ट तो ये वाला पोर्शन हो गया, यानी कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का जो सबसे साउथ वाला पोर्शन है उसे हम बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल तट। और वैसे ही वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का जो सबसे साउथ वाला तट है उसको हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट, ठीक है। यहाँ पे है मालाबार कोस्ट। तो इस चीज़ को आपको अपने दिमाग पे रख लेना, क्योंकि ये बहुत बार ऐसे एग्जाम्स में आ जाता है कि मालाबार कोस्ट पे ये हो गया, कोरोमंडल कोस्ट पे वो हो गया। तो हमें पता होना चाहिए एटलीस्ट कि मालाबार और ये कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पर है, ठीक है। इसके ऊपर हम जो बीच वाला पोर्शन हमने देखा था, जहाँ पे मैंने बताया था बीच में एक लेक भी है। तो ये वाला जो सारा तटीय क्षेत्र है, ठीक है, तटीय क्षेत्र है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं उत्तरी सरकार, या फिर आप इसे रायलसीमा, रायलसीमा आपने सुना है ना, द्वाब यानी कि वो फर्टाइल लैंड, रायलसीमा, रायलसीमा भी बोल लेते हैं। लोकेशन भी आपको बताऊंगा, रायलसीमा, उत्कली, ये उत्तरी सरकार जो है ये पड़ता है आंध्रा वाले पोर्शन में, जहाँ पे आंध्र प्रदेश आप देखते हैं ना, आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर आता है। ये नीचे वाला पोर्शन तमिलनाडु के क्षेत्र में आता है, कोरोमंडल कोस्ट। ऊपर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश से ऊपर एक स्टेट है उड़ीसा। तो ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं, ये नीचे में लिखने जा रहा था उत्कल, गलती से लिख दिया था, उत्कल कोस्ट, उत्कल, ओके, उत्कल तटीय क्षेत्र, या फिर दूसरा नाम इसका कलिंग, ठीक है, कलिंगा प्लेन्स। आपको मालूम है अशोका द ग्रेट जो है, यहाँ पे कलिंगा जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे काफ़ी बड़े अमाउंट में युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में काफ़ी नरसंहार हुआ था, जिससे अशोका का हृदय परिवर्तन हो गया था, ठीक है। ये सब जो है हिस्ट्री के वीडियो लेक्चर्स में आपको मैं बताऊंगा। और एक चीज़ मैं आप सभी से दिल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रही है, तो प्लीज़ इसको जो है लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने अगर अभी तक नहीं किया है, आप इस चैनल में नए हैं, तो प्लीज़ और अपने दोस्तों के संग से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि इट विल फर्दर मोटिवेट मी टू मेक मोर एंड मोर एजुकेशनल वीडियोस जस्ट फॉर यू गाइज। और वीडियो लंबी होगी तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, बट मैं अपने पूरे दिल से जो है पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। सो हमने ये तीनों पोर्शन देख लिए हैं, ठीक है। उत्कल कोस्ट, बीच वाला जो है उत्तरी सरकार या रायलसीमा, और जो तीसरा है कोरोमंडल कोस्ट या कोरोमंडल तटीय क्षेत्र। तो इन्हें अब डिटेल से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं इनके बारे में।
सो सबसे पहले हम बात करेंगे जो नॉर्थन वाला पोर्शन था इस ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का, इसको हमने नाम दिया था उत्कल या फिर कलिंग प्लेन्स। ओके, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पढ़ रहे हैं। हमारा टॉपिक क्या है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का पूर्वी तटीय क्षेत्र। तो सबसे पहले इसके एक्सटेंशन की बात कर लेंगे। एक्सटेंशन में ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं कहां से कहां तक। तो स्वर्ण रेखा रिवर जो है वहां से लेकर कहां तक? महानदी रिवर तक। महानदी रिवर या महानदी रिवर डेल्टा भी बोल लीजिए। डेल्टा मैंने आपको समझा दिया, यानी कि जहाँ पे नदी अपना फैलाव कर देती है और उस फैलाव में जो बीच में जो मैदान टाइप के बन जाते हैं उसे ही बोलते हैं डेल्टा। अब आपको इस क्षेत्र की एक विशेषता मैं बताऊंगा उत्कल प्लेन्स की, कि यहाँ पे जो है रेन काफ़ी ज़्यादा होती है। साइक्लोनिक यानी कि साइक्लोन भी ज़्यादा आते हैं, क्योंकि इसका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन देखोगे आप समुद्र के बिल्कुल पास में है और यहाँ पे से जो है मॉनसून भी एंटर करते हैं। मॉनसून यहाँ पे, मैं बेसिकली एक चीज़ आपको बताना भूल गया इस पूरे वाले पे, कि ये जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे दोनों तरफ से मॉनसून्स आते हैं, यानी कि इधर बे ऑफ बंगाल से भी और इधर अरेबियन सी से भी, दोनों तरफ से यहाँ पे जो है मॉनसून्स बनते हैं। और इस मॉनसून बनने के कारण इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बारिश भी हो जाती है। तो बारिश होगी मतलब एक्सेस रेनफॉल। और देखिए कहीं पे अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर हो रहा है और सारी सुविधाएं हैं वहाँ पे, ठीक है, ठीक ठाक धूप भी आ रही है, हर एक चीज़ है, फील्ड भी जो है प्लेन है, कोई पठारिया जो है पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, तो वहाँ पे जो है क्या होगा? जाहिर सी बात है खेती अच्छी होगी, यानी कि एग्रीकल्चर। अब हर एक क्षेत्र की अपनी अपनी विशेषता होती है, तो इस क्षेत्र की भी अपनी विशेषता है। यहाँ पे जो है राइस यानी कि चावल की खेती ज़्यादा होती है, राइस एक्सेस अमाउंट में होता है, तो हम बोल देंगे भाई कल्टीवेशन ऑफ राइस। ओके, कल्टीवेशन ऑफ राइस। अब दूसरी इंपॉर्टेंट मैं बात करूं, क्योंकि ज्योग्राफिकल लोकेशन मैंने आपको बताई, दोनों तरफ से मॉनसून वगैरह आते हैं, तो ये जो क्षेत्र है दिस एरिया इज साइक्लोन प्रोन एरिया। चक्रवर्ती तूफान जो होते हैं ना, साइक्लोन प्रोन। अब ये चक्रवर्ती जो तूफान होते हैं मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ उन क्षेत्रों में ज़्यादा आते हैं जहाँ पे नदी या जहाँ पे वाटर बॉडी होती है, ठीक है। लैंड सरफेसेस में ज़्यादा नहीं आते, और यहाँ आते हैं लेकिन उनकी रफ्तार उतनी तेज़ नहीं होती। और इस एरिया में जो है साइक्लोन प्रोन जो है, जो साइक्लोन है वो ज़्यादा अमाउंट में आ जाता है। सो हम बोलेंगे कि दिस एरिया इज साइक्लोन प्रोन। अब राइस होने के साथ साथ यहाँ पे आपको कोकोनट्स भी मिल जाएंगे। नारियल, कोकोनट खाए होंगे सभी ने। किस किस ने खाए हैं वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। इससे ये भी पता चलता है कि कौन कितने सीरियसली इस वीडियो को देख रहा है। साथ पे यहाँ पे हो जाते हैं ज़्यादा अमाउंट में बनानास यानी कि केले। ओके, और यहाँ पे की जो मिट्टी होती है ना, ये होती है चिकनी, क्ले सॉइल। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ वाटर है वो ज़्यादा है ना, और कहीं पे ज़्यादा मात्रा में अगर पानी ज़मीन सूखेगी तो मिट्टी अपने आप चिकनी हो जाएगी ना, तो चिकनी मिट्टी को बोलते हैं क्ले सॉइल। सो ये उत्कल कोस्ट, उत्कल तट हमने देख लिया है और इसका विस्तार भी हमने देख लिया है, ठीक है। स्वर्ण रेखा रिवर से लेके महानदी रिवर तक। अब महानदी रिवर से जो नीचे का जो पोर्शन है और कृष्णा रिवर का जो डेल्टा है उसको हम बोलते हैं उत्तरी सरकार या रायलसीमा, ठीक है। सो उत्तरी सरकार या रायलसीमा, या फिर आप इसे आंध्रा प्लेन्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। आंध्रा कोस्टल प्लेन्स। क्यों? क्योंकि आंध्रा वाले पोर्शन में पड़ जाता है ना, इसीलिए। तो ये तीनों ही नाम इम्पोर्टेंट है, आप पक्के अगर माइंड में रहेंगे तो अच्छी बात है। सो सबसे पहला पॉइंट तो इसका काफ़ी सिंपल हो जाएगा कि इट लाइज टू साउथ ऑफ उत्कल प्लेन्स, यानी कि उत्कल प्लेन के दक्षिण वाला जो क्षेत्र है उसे हम बोलते हैं उत्तरी सरकार। लाइज टू साउथ ऑफ
उत्कल कोस्टल प्लेन्स, पूरा लिख दीजिए, काफी बेटर है। So when we talk about its extension, so it extends from महानदी रिवर बेसिन, महानदी, ठीक है, मैं खाली महानदी लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा, महानदी टू कृष्णा, ठीक है। एक मोटा मोटा हम देख रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक इसका बेसिकली है, ठीक है, क्योंकि एक बारीक जगह अगर मैं आपको बताऊँ इसमें भी, तो इसका एक्सटेंशन महानदी रिवर से लेके, एक आपने नाम सुना है पुलिकट लेक। चलिए अब बात आई गई है तो इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, ठीक है। पुलिकट लेक तक इसका विस्तार फैला है, महानदी से पुलिकट लेक, ठीक है। कृष्णा रिवर तो बेसिकली पुलिकट लेक के नीचे ही है। अब ये पुलिकट लेक का फॉर्मेशन मैं आपको बताऊं, दिस पुलिकट लेक इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेल्टास ऑफ कृष्णा रिवर, नहीं पहले गोदावरी रिवर, गोदावरी और कृष्णा, पहले गोदावरी आती है ना, गोदावरी के बाद में कृष्णा। तो पुलिकट लेक इज फॉर्म्ड फ्रॉम द डेल्टास ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर। काफी इसेंशियल इंफॉर्मेशन। अब ये पुलिकट लेक क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, अभी आप समझ जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यहां पर एक स्टेशन लाइक करता है, ठीक है। स्टेशन, अब ये स्टेशन कैसा है, क्या ये रेलवे स्टेशन है, क्या ये बस स्टेशन है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये स्टेशन है सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन, जिसे हम जानते हैं अच्छे से। ये स्टेशन किसका है? ISRO। क्या आपने नाम पहले सुना है ISRO? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, इसी का ये जो है स्टेशन है। और ये बेसिकली कौन सी जगह पर है? ये जो जगह है श्री हरिकोटा, ठीक है। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि क्यों ये जो लेक है पुलिकट लेक इम्पॉर्टेंट हो जाती है, कि भाई यहाँ से जितने भी सैटेलाइट वगैरह है वो लॉन्च किए जाते हैं स्पेस पे। और ये जो श्री हरिकोटा जो है, जहाँ पे इसरो है, सॉरी जहाँ पे ये इसरो का स्टेशन है, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन, तो ये महानदी और कृष्णा रिवर के डेल्टा से ही ये जगह फॉर्म हुई है। यहीं पे ये सारा प्रशिक्षण किया जाता है, ठीक है। तो लेक्स भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। इन कोस्टल प्लेन्स में एक लेक और है जो मैंने आपको क्वेश्चन मार्क में बताया था ना, कि वो कौन सी लेक है, तो वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। उसका नाम सी से आता है, इतना मैं हिंट आपको दे रहा हूँ, और एंडिंग लेटर्स का यू है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा लेक है। एक लेक चिल्का नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना, चिल्का लेक, जो महानदी रिवर के पास पे ही है, ठीक है। तो वो चीज़ अलग है, लेकिन ये वाले लेक का नाम मुझे जानना है आप लोगों से। स्टार्टिंग में सी और एंड लेटर इसका यू, और ये दोनों ही लेक, चिल्का और ये दोनों लेगून लेक्स हैं। और अगर चिल्का लेक की मैं बात करूं, जो उत्कल या कलिंगा प्लेन्स में आ जाता है, कलिंगा प्लेन्स में, तो ये लार्जेस्ट लेक है इंडिया का एरिया वाइज। ओके, लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया एरिया वाइज, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करें तो। चलो, रहा नहीं जा रहा है, मुझसे भी नहीं रहा जा रहा है, ये लेक मैं आपको बता ही देता हूँ, ये है कोलेरू लेक, ठीक है। क्योंकि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं आप कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन यहाँ से हाइड कर दूँ, ठीक है। तो कोलेरू लेक ये भी क्या है, फ्रेश वाटर लेक है। और मैंने बताया था कि समुद्र का पानी भी आके मिलता है, लेकिन हम इसे फ्रेश वाटर लेक ही मानते हैं, कोलेरू लेक, ठीक है। चिल्का लेक फ्रेश वाटर लेक। तो अब देखिए, जो लेक चिल्का है ना, जो यहाँ पर सिचुएटेड है एकदम साउथ में, यहाँ पे, ठीक है, महानदी रिवर के पास पे। तो इसका शेप आप देखेंगे तो ऐसे है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये सारा क्या है, तटे हैं, ठीक है। यहाँ से समुद्र की लहरें भी इसमें जाती हैं, और यहाँ पे जो महानदी रिवर का वाटर है, ये भी आके इसमें ओरिजिनेट होता है, यहाँ पे चलता है।
ठीक है। तो अब इस चीज़ को आप ऐसे करके देखिए, मैं अगर ऐसे टर्न कर दूं इसको फॉर सम टाइम, आप ऐसे जा रहे हैं नॉर्थ टू साउथ, अगर आप ईस्टर्न कोस्टल साइड पर हैं तो आप नॉर्थ टू साउथ देंगे तो आपको ऐसे करके ये देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा जो है सरफेस जो है, यहाँ का फॉर्मेशन जो है, फॉर्म है, ये थोड़ा अंदर को जो है झुका हुआ है। लेकिन ये ऐसा फीचर कहाँ पर है, सिर्फ पहले वाले उत्कल कोस्टल प्लेन पे, ठीक है। फिर जैसे ही आप जब बीच वाले प्लेन पे जाते हैं, उत्तरी सरकार वाले पे, तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि ये जो है प्लेन से आके एकदम सीधे हैं, स्ट्रेट है, प्लेन से, ठीक है। अब अगर ये प्लेन है तो यहाँ पर जो पोर्ट्स होते हैं, जो हार्बर्स होते हैं, जहाँ पे समुद्र में जो जहाज होते हैं वो आके रुकते हैं, उनका स्टेशन होता है एक तरीके से, तो इस चीज़ के लिए ये सूटेबल है नहीं। लेकिन एक दो एक्सेप्शन है यहाँ पे। विशाखापट्टनम आपने नाम सुना है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, तो वो चीज़ हो गया। और दूसरा मछलीपट्टनम पोर्ट, ठीक है, दोनों ही बंदरगाह हैं जो इस चीज़ का एक्सेप्शन है। ये जो सीधी सीधी कोस्ट लाइन आ रही है ना, इस चीज़ का एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो बेसिकली ऐसी अगर कहीं पे कोस्ट लाइन होती है तो वो जो जगह है वो सूटेबल होती नहीं है, ठीक है, किस चीज़ के लिए, पोर्ट्स के लिए, हार्बर्स के लिए। बट इस वाले क्षेत्र पे उत्तरी सरकार का जो कोस्टल प्लेन है, इस पे अपवाद है। एक तो विशाखापट्टनम पोर्ट और दूसरा मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम, ठीक है। सो इंफॉर्मेशन सारी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। दूसरा जो है मछलीपट्टनम, these are the exceptions to this straight coastline. So I think इतनी इंफॉर्मेशन उत्तरी सरकार यानी कि जो बीच वाला पोर्शन है इसके बारे में काफ़ी है, मोर देन इनफ। हमने उत्कल कोस्टल प्लेन देखा, हमने उत्तरी सरकार या फिर रायलसीमा का जो है तटीय क्षेत्र देखा। अब हम जो है लास्ट वाला देखेंगे, कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर सब कुछ समझ में आ रहा है, अगर आप अभी तक इसको देख रहे हैं तो प्लीज़ जाते जाते लाइक करना ना भूलना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और अगर आपने कर लिया है तो इसको सब्सक्राइब, इसको शेयर करना ना भूलना। सो अब जल्दी से तीसरे वाला जो इसका सबसे साउथ वाला पोर्शन है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का, उसका नाम है, मैंने आपको बताया था, कोरोमंडल कोस्ट। तो मैंने आपको पहले बताया था कि इसका जो है हम अगर मोटा मोटा विस्तार देखें तो कृष्णा रिवर, ठीक है, कृष्णा रिवर से कन्याकुमारी तक बताया था। लेकिन फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हम मोर अंदर जाके देखें सरफेस में तो जो है पुलिकट लेक, ठीक है, पुलिकट लेक से लेकर इसका विस्तार है कन्याकुमारी। पुलिकट लेक क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे जो है इसरो का एक लॉन्चिंग स्टेशन है श्रीहरिकोटा, ठीक है, जहाँ से सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च होते हैं। सो ये कन्याकुमारी तक है, पुलिकट से लेके कन्याकुमारी तक। एक बार लोकेशन में आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। तो हम इस वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अब ये है कोरोमंडल तट या कोरोमंडल कोस्ट। तो सर ये तो हो गया इसका एक्सटेंशन, ओके। अब क्योंकि इसका ज़्यादा जो पोर्शन है तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ता है तो इसको हम क्या बोल देंगे, तमिलनाडु प्लेन्स। प्लेन्स इसलिए क्योंकि मैदानी क्षेत्र है ना, पहाड़ी क्षेत्र तो है नहीं, ठीक है, इसलिए कोस्ट बोल लीजिए, प्लेन्स बोल लीजिए। कोरोमंडल प्लेन, कोरोमंडल कोस्ट, तमिलनाडु प्लेन, तमिलनाडु कोस्ट, कोई इश्यू है ही नहीं और हम सबको इनकी परवाह है ही नहीं। बात करें इसकी लेंथ की तो 400 किलोमीटर, ठीक है, पुलिकट से कन्याकुमारी तक इसका जो है 400 किलोमीटर की इसकी दूरी है, डिस्टेंस। यहाँ पे जो औसतन वर्षा है, जिसे एवरेज रेनफॉल नाम से हर कोई जानता है, पहचानता है, तो यहाँ पे जो है एवरेज रेनफॉल हर साल 100 सेंटीमीटर, ठीक। बारिश की बात की जाए तो यहाँ पे जो समर्स हैं, समर्स आर ड्राई। ड्राई मतलब शुष्क। जैसे हमने अरावली के वेस्टर्न साइड पे देखा था, वो जो है शुष्क प्रदेश है, बारिश वहाँ पे 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। लेकिन यहाँ पे जो एवरेज रेनफॉल है 100 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर से कम, ठीक है।
अब यहाँ पे जो समर का जो क्षेत्र है, समर का जो सीज़न है, जैसे मई अप्रैल मई वगैरह हो गया, अप्रैल मई जून, तो ये काफ़ी गर्म रहता है वो इसलिए, और काफ़ी यहाँ पे ड्राइनेस भी रहती है क्योंकि यहाँ पे जो रेनफॉल होती है अधिकतर विंटर टाइम्स में होती है, यानी कि जाड़ों के टाइम पे, नवंबर दिसंबर जनवरी। सो इट रिसीव्स विंटर टाइम रेनफॉल। ओके, अब क्योंकि रेन कम होती है तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी ना एग्रीकल्चर की, बट इसके लिए भी एक अल्टरनेशन है, यहाँ पे एक अलग तरीका है, और वो तरीका है यहाँ की नदी। उस नदी का नाम है कावेरी, कावेरी रिवर। आपने कावेरी रिवर डिस्प्यूट भी सुना होगा, ठीक है। सॉइल की बात करें तो फर्टाइल है, फर्टाइल सॉइल यानी कि एग्रीकल्चर के लिए बढ़िया जमीन है ना। तो हर चीज को अगर आप रिलेट करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। अब एग्रीकल्चर के लिए क्या होना चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए, है ना। तो ये जो कावेरी वाटर है, कावेरी रिवर है, इसके थ्रू जो है बहुत सारी इरिगेशन फैसिलिटीज यहाँ पर बनाई गई है। लार्ज स्केल इरिगेशन फैसिलिटीज, ओके, लार्ज स्केल इरिगेशन फैसिलिटीज ड्यू टू दिस कावेरी रिवर। ओके, ड्यू टू दिस कावेरी रिवर द लैंड इज फर्टाइल। अब ज़्यादा जो है इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, तो इसीलिए ये जो कावेरी रिवर का जो डेल्टा है, यानी कि कावेरी डेल्टा, इसको बोला जाता है, नोन फॉर इम्पॉर्टेंट है, सो ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया। ओके, ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया। अगर किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए कि ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया भाई क्या है, तो जो कावेरी नदी है और इसका जो डेल्टा है, यही है ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया। ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया मतलब दक्षिण भारत का खाद्यान्न कटोरा। ओके, हिंदी अगर वाले हैं आप, अगर हिंदी वाले हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब जैसे मैंने आपको इसकी लेंथ दिखाई, ठीक है, 400 किलोमीटर, और ये चीज़ तो मैंने आपको बताई है कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, यानी कि ये जो प्लेन्स है ये कम चौड़े हैं इनके कंपैरिजन में, ठीक है, इनकी जो एवरेज विड्थ है ये ज़्यादा है। तो इससे हमारा जो फाइनली कंक्लूजन निकलता है वो ये है, ठीक है, ये तीन हमने जो है फिनिश कर लिए, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट, उत्तरी सरकार कोस्ट और उत्कल कोस्ट, ये तीनों हमने फिनिश कर लिए। जो अब हमारा कंक्लूजन है वो ये है कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। ओके, एंड किसी क्षेत्र पर अगर एग्रीकल्चर अच्छी है तो वहाँ पे लोग रहना पसंद करेंगे ना, क्योंकि अल्टीमेटली जीने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए। तो अब खाना जो है एग्रीकल्चर वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है ये भी ज़्यादा होगी। सो हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि दिस पॉपुलेशन इज डेंस, यानी कि ये जो क्षेत्र है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ये ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। सो दिस पॉपुलेशन इज डेंस। ओके, वेस्ट बंगाल वाला क्षेत्र आपने देखा ही है, तो ये पूरा यहाँ से नीचे तक, इसलिए जो है पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमारा कंक्लूजन है, क्योंकि एग्रीकल्चर ज़्यादा है तो पॉपुलेशन ज़्यादा है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पर। सो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि अभी तक बताई गई सारी जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और अगर आप हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जाते जाते, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने कर लिया है तो बेल आइकन दबा दीजिए, और अगर ये भी हो गया तो अपने मित्रों के संग इसे भरपूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स का, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है, मिस मत कीजिएगा, और बने रहिए मेरे चैनल पे। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।